हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलडा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका मच अवेटेड वीडियो में। काफ़ी बच्चे वेट कर रहे थे इस टॉपिक पे, इस वीडियो पे कि सर एसएलसीएम के लिए आप कुछ राइटिंग टिप्स दीजिए, कुछ बताइए। और मैंने आपको बताया भी था, हाल ही में मैंने काफ़ी बच्चों की आंसर शीट्स चेक की हैं, देखी हैं, सर्टिफाइड कॉपीज़ को देखा गया है और बहुत सारे सजेशंस मन में हैं, काफ़ी समय से हैं कि यार फटाफट बता देता हूँ। मैंने मोर देन आई थिंक 100 कॉपीज देख ली हैं, कुछ और पेंडिंग भी हैं और काफ़ी लोग पेशेंटली वेट भी कर रहे हैं 1-to-1 सजेशंस के लिए। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। काफ़ी टाइम लगता है एक्चुअली एक एक कॉपी को देख के सजेशंस देने में, बिलीव मी काफ़ी हार्डवर्क हो गया इस बार। और इन जनरल मैं कुछ आपको सजेशंस देना चाहूंगा बेस्ड ऑन माय ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। जो मैंने 100+ एसएलसीएम की कॉपीज देखी हैं इस पूरे 10 से 12 दिनों में, 15 दिनों में, तो वो मैं आपको शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज इसको लाइक कीजिए और प्लीज इसको पूरा पूरा देखिए। आप इसकी स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, बट प्लीज इंश्योर कि आप ये पूरा वीडियो देखोगे, तभी आपको ये हेल्पफुल रहेगा। और जहां जहां कोई इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है, जो मैं काफी बच्चों को थैंक यू कहूंगा कि उन्होंने मेरे ये सजेशंस फॉलो किए हैं। मैक्सिमम बच्चों ने पार्ट बी ही पहले सॉल्व किया था, जो देख के मुझे काफी अच्छा लगा। मतलब उन्होंने स्ट्रैटेजी फॉलो की है पार्ट बी पहले सॉल्व करने की, जो मैं 2-3 साल से कह रहा हूं, जब से न्यू सिलेबस आया था, ओल्ड सिलेबस जब हो गया है। तो ये मुझे अच्छा लगा कि लोगों ने पार्ट बी पहले सॉल्व किया है। कुछ ही बच्चे थे जिन्होंने पार्ट बी पहले सॉल्व नहीं किया है, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, भैया आप भी पार्ट बी पहले आंसर कीजिए, ठीक है। नंबर 2, जिन्होंने भी पार्ट बी पहले स्टार्ट किया है, ये जो मैंने स्ट्रैटेजीज बताई हैं, ये उसका एक पार्ट है। पार्ट बी पहले आंसर करने के लिए क्यों कहा था मैंने, तो पूरे मैं आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूं। ये मैं पूरी स्ट्रैटेजी आपको पहले बता चुका हूं, तो अगर आप फॉलो कर रहे हो तो पूरी करो। लोगों ने पूरी स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं की है। आपको फोकस पार्ट बी पे करना है। व्हाट डू यू मीन बाय फोकस सर? फोकस का मतलब है ज्यादा समय आपको पार्ट बी पे देना है। जितने एफर्ट्स आप पार्ट ए पे देते हो, उससे ज्यादा एफर्ट्स आपको पार्ट बी पे देना है। ये इसका मतलब होता है फोकस, ठीक है। फोकस करो, फुल कवरेज रखो। देखो, पार्ट ए फुल कवर करना बहुत मुश्किल है। इंस्टीट्यूट के लिए वो सर्कुलर में लिखना बहुत आसान है। मैं आपको बता देता हूं, हर टीचर आपको सपोर्ट करता है। हम मशीन नहीं है, हम मशीन नहीं है। इंस्टीट्यूट की जो एक्सपेक्टेशन है, आई फील उनको मशीन कंपनी सेक्रेटरीज बनाने हैं। इंसानों के लिए शायद अब ये कोर्स अवेलेबल नहीं रहेगा, बिकॉज जो स्कोप उन्होंने रखा है और 1 डे गैप भी नहीं दी है, आई सीरियसली वंडर कि एक इंसान कैसे कर पाएगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि मैं भी आज करूं, या मुझे तो ऐसा लगता है जो पेपर सेट करता है ना, वो भी खुद अपना सेट किया हो पेपर लिख नहीं पाएगा। मैं बता रहा हूं, और ये चीजें इंस्टीट्यूट कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैं बता रहा हूं। बट टीचर्स को पता है कि भाई एक इंसान, एक एग्जीक्यूटिव लेवल का बच्चा जो CSET जस्ट पास किया है, 19 साल का, 20 साल का बच्चा है, वो क्या कर सकता है अचानक से 1 साल में, अपने आप को कितना वो ट्रांसफॉर्म कर लेगा रियलिस्टिकली, ये सब टीचर्स समझते हैं। और इसीलिए हम स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और आप जो कर सकते हो, खींचो अपने आप को। हम ऐसा भी नहीं कह रहे कि यार नहीं हो पाता आप ट्राई भी मत करो, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह रहे। शायद इंस्टीट्यूट को कुछ गलतफहमी हुई है। वी आर कॉन्स्टेंटली पुशिंग स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड, गिव मोर टाइम, डू मोर रिविजन्स, कवर मोर सिलेबस। हम हमेशा कर रहे हैं, हमारे वीडियोस और इससे सब दिख भी रहा है, बट सिर्फ इंस्टीट्यूट को ही नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो फुल कवर करो, पार्ट बी को फुल कवर करो। व्हाट डू यू मीन बाय फुल कवर करो? सारे टॉपिक्स मॉड्यूल से आपको कवर करने, सारे 100%। जो पूरे सब्जेक्ट के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको पूरे सब्जेक्ट के लिए पूरे टॉपिक कवर करने के लिए नहीं कह रहा हूं। थोड़ा मुश्किल है, वो प्रैक्टिकल नहीं है, आप शायद कर ही नहीं पाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे। बट एटलीस्ट मैं कह रहा हूं आपको पार्ट बी का 100% मॉड्यूल पूरा कवर कर डालो, सारे हेडिंग्स, सारे टॉपिक्स कवर कर डालो। रीजन बीइंग कि पार्ट बी काफी इजी है, मुझे बहुत पर्सनली इजी लगता है। क्योंकि अगर आप देखो, पार्ट बी एक्चुअली लॉ है ही नहीं, इट्स नॉट लॉ, इट्स कंसेप्ट।
इट्स कंसेप्ट रिलेटिंग टू द टॉपिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट। लॉ का ज्यादा एलिमेंट उसमें नहीं है। लॉ पूरा कहां भरा पड़ा है? सिक्योरिटीज लॉ में। कैपिटल मार्केट वाला जो पार्ट है प्योरली कंसेप्चुअल है, बहुत ज्यादा टफ लैंग्वेज भी नहीं है उसकी। तो मुझे लगता है हर बच्चा एटलीस्ट कैपिटल मार्केट पे फोकस कर सकता है, अच्छे से फुल कवर कर सकता है, मल्टीपल रिविजन्स कर सकता है। इससे क्या होगा कि वो एक्यूरेट आंसर्स लिख पाएगा। अगर आप मुझसे कहोगे सर पार्ट ए और पार्ट बी में मैं कहां ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता हूं, ऑब्वियसली इट इज पार्ट बी, क्योंकि उसकी लैंग्वेज बहुत ईजी है, सिलेबस बहुत ही लिमिटेड है। मैंने नहीं देखा कि पार्ट बी से कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाए, मैंने नहीं देखा। पार्ट बी के हर क्वेश्चन आप देख सकते हो कि स्टडी मटेरियल में कवर्ड है। स्टडी मटेरियल के बाहर कभी भी पार्ट बी से क्वेश्चन नहीं आया। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं पार्ट बी पे आप फोकस करोगे अगर, और बिलीव मी आई विल मेंशन वन स्टूडेंट, नाम नहीं बताऊंगा, बट एक मार्कशीट मुझे मिली है आउट ऑफ दीज 100 पेपर्स विच आई हैव सीन। एक बच्चे ने 24 मार्क्स स्कोर किए हैं, कुछ ने 18 तो काफी बच्चों ने स्कोर किए हैं, बट एक मार्कशीट मुझे मिल गई विच इज 24 मार्क्स इन जस्ट पार्ट बी। तो आप सोच के देखो, 24 आउट ऑफ 30 यानी 80%, 3 8 24, 80% मतलब उसने मार्किंग अचीव की है। और यही मेरा स्ट्रैटेजी था जो आपको मैंने बताया था। मैंने खैर आपको 2021 के लिए कहा था 18 से लेके 2021 मार्क्स 60 to 70% मार्किंग आप एक एवरेज बच्चा ले सकता है। मैं एवरेज बच्चे के हिसाब से इसलिए बताता हूं, मैं अनरियलिस्टिक 24 आपसे कह ही नहीं रहा हूं, हर बच्चा नहीं कर पाएगा, आई नो, और मैं कभी वैसे रिकमेंडेशन दूंगा भी नहीं, बट एटलीस्ट 18 से लेके 19 या 20 मार्क्स आसानी से विथ मॉडरेट एफर्ट्स आप ला सकते हो। तो प्लीज मेरा ये रिकमेंडेशन मानिए। एवरेज बच्चों ने मैंने देखा है 10 से लेके 12 मार्क्स ही स्कोर किए, आउट ऑफ 30 10 से लेके 12 मार्क्स ही उन्होंने अचीव किया, विच इज 40%, 3 4 12, ठीक है, 40% ही मार्किंग उन्होंने लाई है। और ओवरऑल मार्किंग भी उनकी 30 28 30 32 मार्क्स के रेंज में है, मतलब उन्होंने कुछ खास पार्ट बी का फायदा नहीं उठाया है। तो फिर स्ट्रैटेजी मतलब वर्क नहीं किया आपके लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आप पार्ट बी पहले लिख रहे हो, मेक श्योर आप पार्ट बी पे फोकस करो, मेक श्योर आप उस पर बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालो ताकि एटलीस्ट 18 मार्क्स आप वहां से स्कोर कर पाओ, ठीक है। तो आई होप आप ये करोगे, ठीक है। टारगेट 20 मार्क्स, 20 टारगेट रखोगे तो 18 मार्क्स मिलेंगे, टारगेट 20 करोगे तो 18 मार्क्स मेरे हिसाब से आपके जरूर आ जाएंगे, ठीक है। चलो, तो पार्ट बी पहले आपको आंसर करना है और आपको मल्टीपल रिविजन्स करनी है, मतलब पार्ट ए की जितनी आप रिविजन्स कर रहे हो ना उससे ज्यादा करनी है। मैं कंपैरेटिव सेंस में कह रहा हूं, अगर आप 2 या 3 रिविजन्स कर रहे हो पार्ट ए की, तो 4 या 5 रिविजन्स कर लो पार्ट बी की, और पार्ट बी का कंटेंट भी कम है, जल्दी जल्दी रिविजन्स हो भी जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको मेरी बात माननी है। 6 से 8 मार्क आपके यहीं के यहीं बढ़ जाएंगे। तो जो भी बच्चे हैं जो 28 से 30 के बीच में हैं, जो भी बच्चे 28 के 30 के बीच में हैं, उनको 10 या 12 ही मार्क है पार्ट बी में। तो स्ट्रेट अवे अगर आप ये सजेशन फॉलो करो, 6 से 8 मार्क आप वहां पे बढ़ा सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर है, काफी बच्चों ने नेम ऑफ रेगुलेशन प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है, वेरी गुड, ठीक है, मुझे अच्छा लगा। रेगुलेशन नंबर भी एक आध बच्चे ने कोट किया है, विच इज वेरी वेरी गुड, नॉट एक्सपेक्टेड, ठीक है। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि सब आप रेगुलेशन नंबर लिखो, लेकिन देखो मैंने एक बात कही भी थी कि अगर कुछ बहुत ही प्रीडोमिनेंट रेगुलेशंस हैं, जैसे रेगुलेशन 6 है ऑफ आईसीडी रेगुलेशन, उस पे देखो क्वेश्चन आया था, अब वो तो सबको याद है, 6(1) फिक्स प्राइस वाला जो इशू है, 6(2) ऑल्टरनेटिव बुक बिल्डिंग वाला। तो ये मैंने आपको कहा भी था, 2-3 रेगुलेशंस एटलीस्ट याद कर लो, और अगर उस पर आ जाता है तो आप वहां रेगुलेशन नंबर मेंशन कर सकते हो, आधा आधा मार्क का फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो नेम आप मेंशन करो, काफी बच्चों ने किया है, बहुत अच्छे से किया है। कुछ बच्चों ने सिर्फ क्या किया है ना, रेगुलेशन के नाम, मतलब वो जो एक पेट नेम होता है ना अपना, जैसे मेरा भी एक पेट नेम है अम्मू, तो वो वैसा पेट नेम यूज कर लिया है। जैसे SC/ST रेगुलेशंस को उन्होंने सिर्फ टेक ओवर रेगुलेशन लिख दिया है, जो टेक्निकली सही नहीं है। प्यार से आप उसको टेक ओवर कोड कह सकते हो, बट लिखने के लिए अगर आप लिख रहे हो सेबी टेक ओवर रेगुलेशन, आप नहीं लिख सकते, पूरा नाम ही लिखना पड़ेगा, सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशंस, जो भी उसका ईयर है 2011। तो ईयर भी काफी लोगों ने गलत लिखे, या काफी लोगों ने तो ईयर लिखे ही नहीं है।
तो यही मेरा आपसे कहना है कि यार एटलीस्ट रेगुलेशन का पूरा नाम तो आप याद कर सकते हो यार, इतना तो हार्डवर्क कर ही सकते हो इस लेवल पे, तो नाम अच्छे से याद कर लो। काफी लोगों ने बायबैक रेगुलेशन, अरे बायबैक रेगुलेशन नहीं है वो, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज प्रॉपर नाम है। इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन, अरे नहीं है इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन नाम, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग नाम है, पीआईटी। तो ये ऐसी मिस्टेक्स प्लीज आप मत करिए, ठीक है। नाम एटलीस्ट अगर आप मेंशन कर रहे हो, रेगुलेशन का नाम मेंशन कर रहे हो, इट हैज टू बी एक्यूरेट। शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो, मैंने देखा नहीं है कि मार्क्स उसके वजह से डिडक्ट हुए हों। काफी बच्चों ने शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, कुछ कुछ में उनको 5 आउट ऑफ 5 भी मिले हैं, मतलब मार्क्स कट नहीं हुए। तो भले आप सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 ऐसा लिख सकते हो, एलओडीआर लिख सकते हो, आईसीडीआर लिख सकते हो, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं, क्योंकि आप फुल नाम अगर सोचो 5 सब क्वेश्चन हैं, केस स्टडी है, 5 सब क्वेश्चन हैं, तो पांचों बार आप फुल फॉर्म नहीं लिख पाओगे, नहीं लिखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। वहां आप आईसीडीआर शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो, ठीक है एटलीस्ट, लेकिन पूरा रेगुलेशन का नाम पूरा लिखो ईयर के साथ, ठीक है। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्लियर है क्या? नंबर याद है अच्छे से, कॉन्फिडेंट हो तो रेगुलेशन नंबर, सब रेगुलेशन नंबर भी आप मेंशन कर सकते हो, पर अगर आपको याद नहीं है तो आप गलत कोट मत करना, ठीक है। चलो फिर है, एक मेरे अंदर मिथ था यार कि यार केस स्टडी स्कोरिंग नहीं होती या केस स्टडी थोड़ी टफ जाती है, बट मैंने जब देखा कि जब काफी बच्चों ने केस स्टडी को काफी अच्छा आंसर किया है और काफी बच्चों को 5 आउट ऑफ 5 भी दिए गए, मतलब चेकिंग में वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, काफी केस स्टडीज में काफी बच्चों को 5 आउट ऑफ 5 दिए गए हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट, थैंक यू आईसीएसआई, ठीक है। मैं ऐसा कहना चाहूंगा 5 आउट ऑफ 5 शायद मैं भी नहीं देता ऑनेस्टली, कोई भी आप कितना भी लिख लो ना, 5 आउट ऑफ 5 थोड़ा सा पर्सनल होता है, 4.5 या 4 मार्क्स ही मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन होती है, बट 5 आउट ऑफ 5 बहुत अच्छे से काफी केस स्टडीज में, पेपर्स में मुझे देखने को मिले हैं, ठीक है। तो बहुत मैं मतलब खुश हूं उस एस्पेक्ट में, और मैं कहना चाहूंगा, ठीक है, क्रिटिसाइज भी मैं करूंगा इंस्टीट्यूट को, तारीफें भी करूंगा, ठीक है। तो मुझे लगता है केस स्टडी स्कोरिंग है। अब आप केस स्टडी को स्कोरिंग कैसे बना सकते हो, मतलब राइटिंग वाइज मैं कह रहा हूं स्कोरिंग है। अगर मैं आपको 5 मार्क्स का एक शॉर्ट नोट दे दूं और 5 मार्क्स का एक केस स्टडी दे दूं, तो आप ज्यादा मार्क्स किस में स्कोर कर पाओगे? केस स्टडी में, क्योंकि केस स्टडी में हर सब क्वेश्चन पे मार्क्स होते हैं। अगर आप हर सब क्वेश्चन अच्छे से लिखोगे, टू द पॉइंट लिखोगे, तो पूरे मार्क्स मिलते हैं, इसीलिए वो थोड़ा ज्यादा स्कोरिंग हो जाता है मेरे हिसाब से। शॉर्ट नोट में क्या होता है, आप सारे पॉइंट्स कवर नहीं कर पाते हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है, और शॉर्ट नोट्स में इसलिए मैंने बहुत मतलब देखने को मुझे मिला नहीं कि 5 आउट ऑफ 5 मिले हो या 4 आउट ऑफ 4 मिले हो, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, उस एंगल से मैं कह रहा हूं कि केस स्टडी स्कोरिंग है। अब आप क्या कर सकते हो उसके लिए? केस स्टडीज अगर आप ऑब्जर्व करो, वो सिचुएशंस पे होती है, केस स्टडी मीन सिचुएशंस, तो आपको पढ़ते पढ़ते सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करते चलना पड़ेगा कि क्या कंपनी ऐसा कर सकती है, ऐसा नहीं कर सकती, या टॉपिक टू टॉपिक, जैसे पीआईटी पे आया था कि ये प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है नहीं है, कोई चीज ऐसी है स्वेट इक्विटी दे सकते नहीं दे सकते, समझ रहे हो, हर रेगुलेशन में कुछ ना कुछ ऐसा आपको मिलेगा कि कंपनी ऐसा कर सकती है नहीं कर सकती, ये वो, तो आपको वो पढ़ते पढ़ते ही सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करना है, बारीक बारीक पॉइंट पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, पढ़ते पढ़ते ही वो चीज हो पाएगी, अलग से कुछ नहीं कर पाओगे, पढ़ते पढ़ते ही हर रेगुलेशन में आपको ये जो बारीक बारीक सिचुएशंस में क्या होना चाहिए या कुछ किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है, जो भी प्रोविजंस के अंदर ऐसे पॉइंट्स होते हैं, पढ़ते पढ़ते आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। और अगर आप इस तरह से पढ़ने की स्टाइल चेंज कर दो, तो मुझे लगता है आप अगर 10-12 केस स्टडीज आती हैं तो 8 या 9 तो आपकी मतलब कवर हो जाएंगी, एक आध दो बाउंसर जाती है केस स्टडीज, ठीक है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मैं 100% एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहा हूं, बट मुझे लगता है पढ़ते पढ़ते अगर आप ध्यान दो तो आप बहुत ज्यादा केस स्टडीज या उसके बहुत ज्यादा जो सब क्वेश्चन जो सिचुएशंस होती है वो आप कवर कर सकते हो, ठीक है। तो माइन्यूट टॉपिक पे आपको ध्यान देना है, और आपकी क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो बात नहीं बनेगी कि मुझे याद नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं चलेगा, मैं श्योर नहीं हूं, ऐसा नहीं चलेगा। केस स्टडी में यू हैव टू बी श्योर,
क्योंकि आपका जो फाइनल आंसर है अगर वही गलत है तो आपका वो 0 मिलेगा, मतलब उस पार्ट में, उस सेगमेंट में आपको 0 ही मिलेगा। तो इसीलिए बहुत श्योर, बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके आप एक्यूरेटली केस स्टडी के आंसर दे सकते हो। और मैं ये आपको बताना भी चाहूंगा, कुछ कुछ बच्चों ने क्या किया है कि जैसे अगर मैं आपको दिखाई देता हूं, जैसे ये आपका पेपर है, जैसे ये आपका केस स्टडी है, ठीक है, आईसीडीआर का जो बहुत ही फेमस केस स्टडी है, रेगुलेशन 5 एंड 6 पे है, एलिजिबिलिटी फॉर एन आईपीओ, या जो उसकी लिमिट्स हैं। तो उसमें अगर आप देखोगे तो कुछ बच्चों ने कुछ सब क्वेश्चन सही आंसर किए, कुछ गलत किए। ये मुझे नहीं समझा कि यार किसी बच्चे को नेट टेंजिबल एसेट की लिमिट याद है, नेटवर्थ की लिमिट वो भूल गया, ऑपरेटिंग एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर वो गलत मेंशन कर रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? या तो आपने पढ़ा है तो पूरे लिमिट्स आपके सही होने चाहिए, या तो पूरा ही गलत होना चाहिए। ये कुछ कुछ बच्चों ने ना कंफ्यूज कर दिया है कि ये कैसी पढ़ाई कर रहे हैं भाई। नेट टेंजिबल एसेट सही लिख रहे हैं, 3 करोड़ होना चाहिए, नेटवर्थ 3, 5, 10 पता नहीं क्या लिख दिया है, अरे वो 1 करोड़ है यार। और कुछ बच्चों ने तो और ब्लंडर कर दिया है, इसमें लिखा है देखो 1 करोड़ एंड 50 लैक्स। 1 करोड़ एंड 50 लैक्स क्या होता है? 1.5 करोड़। एक बच्चे ने लिखा है कि भाई नेटवर्थ 1 करोड़ होना चाहिए, लेकिन इस केस में वो 1 करोड़ से कम है, इसीलिए कंपनी एलिजिबल नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? 1.5 करोड़ लिखा है ना, 1 करोड़ एंड 50 लैक्स, ये 1 करोड़ से कम कैसे हुआ? ऐसी भी गलती बच्चों ने की है। तो ये सब देखो मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है, ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से इंटरप्रेट करो और अच्छे से क्लैरिटी के साथ लिखो, ठीक है। यहां ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो ध्यान दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखो ये डीम टू बी जो भी है प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, वो उस पर क्वेश्चन है, पहले भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। ओल्ड सिलेबस जो और ओल्ड था 2012 वाला, उसमें भी ये टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो ये काफी टिपिकल क्वेश्चन था, ये भी काफी बच्चों ने गलत आंसर दिया है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, चलो। तो ये मैं पॉइंट कह रहा था, क्लैरिटी के साथ बिल्कुल आप पढ़ो, लिमिट्स वगैरह में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और जो भी सिचुएशंस हैं, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को स्वेट इक्विटी दे सकते हैं क्या, ऐसे कंसेप्चुअल पॉइंट्स में आप गलती नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। यानी आपकी पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत ऊपर ऊपर का पॉइंट है ये। कंपनी लॉ में भी आपने 100 बार पढ़ा होगा, ये इतना मतलब बेसिक पॉइंट है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को ईसॉप दे सकते हैं, नहीं दे सकते। इसमें भी काफी बच्चों ने गलत कंसेप्चुअल आंसर लिखा है, विच इज सैड, विच इज रियली सैड, ठीक है। चलो, फिर है हैंडराइटिंग के बारे में भी मैं एनफोर्स करना चाहूंगा। 99% बच्चों की हैंडराइटिंग लेजिबल है, मतलब पढ़ने में आ रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत अट्रैक्टिव रहे जरूरी नहीं है, अगर वो रीडेबल है, चेकर आसानी से उसको पढ़ के समझ सकता है कि आप क्या लिख रहे हो, बस उतना ही रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बट मैंने एक्सेप्शनल कुछ बच्चों का देखा कि यार हैंडराइटिंग बहुत ही पैथेटिक है, मतलब वो पढ़ने में ही नहीं आ रही, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आप क्या लिख रहे हो। उनकी हैंडराइटिंग बहुत ही छोटी छोटी है, बहुत ही वर्ड्स ऐसे उसके जो एक एक अल्फाबेट से वो चिपके हुए, समझ ही नहीं रहा क्या लिखा है। मतलब हमको पढ़ते पढ़ते अंदाजा लगाना पड़ रहा है कि हाँ ये लिखा होगा, ये SEC यानी सिक्योरिटी होगा। ऐसे मतलब चेकर को इतना आप स्ट्रेस नहीं दे सकते। तो आप प्लीज वर्क कीजिए अपने हैंडराइटिंग पे, बिकॉज सब कुछ पूरा आपका हार्डवर्क स्पॉइल हो सकता है। और ऐसे जिनकी भी हैंडराइटिंग बहुत ही खराब है ना, मैंने देखा है उनके मार्क्स 20 से भी कम है, इसीलिए ही कम है, 20 से भी कम है उनका स्कोर। अब आप जब तक हैंडराइटिंग नहीं सुधारोगे, 20 के 40, 45, 50 नहीं होने वाले। थोड़ा हैंडराइटिंग पे आपको काम करना ही पड़ेगा, एटलीस्ट समझ में आना चाहिए कि भाई आप क्या लिख रहे हो, क्या कहना चाहते हो। हैंडराइटिंग ऐसे 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 क्या, ये मैं बताओ क्या लिखा है मैंने, अंदाजा लगाओ। चलो एक पेज में 2-4 वर्ड्स हो तो अंदाजा लगाया भी जाए, अरे हर वर्ड वैसा ही है, कैसे पढ़ेगा चेकर? इंसान है ना वो भी, तो आप इंसान हो, वो इंसान नहीं है क्या? वो कैसे अंदाजा लगाएगा हर चीज? ऐसे क्या रेगुलेशन नहीं है, रेगुलेशन लिखा है, मैं कैसे अंदाजा लगाऊं? समझ रहे हो? तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, यहां पे कंप्लीटली गलती आपकी है। हैंडराइटिंग अगर अंडरस्टैंडेबल नहीं है, चेकर से आप मार्क्स बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इट आई एम वेरी स्ट्रांगली मैं कह रहा हूं, कोई नहीं कहेगा आपसे, मैं बता रहा हूं, सब मक्खन लगा के आपको बेवकूफ बनाएंगे
कि नहीं नहीं चलता है, ये मार्क्स मिल जाते हैं, नहीं मिलते। आपको हैंड राइटिंग पे काम करना पड़ेगा, आपको डेली राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हैंड राइटिंग पे धीरे धीरे काम करना पड़ेगा। आप इग्नोर नहीं कर सकते इस पॉइंट को, ठीक है? तो ध्यान दो। और काफी बच्चों ने स्पेलिंग मिस्टेक्स भी की हैं। सोच के देखो, प्रोफेशनल लेवल का एग्जाम है, बच्चों ने स्पेलिंग मिस्टेक्स की हुई हैं। बता नहीं सकता मैं, कितना पैथेटिक है। गारंटी की स्पेलिंग गलत लिखी है, सिक्योरिटीज वर्ड की भी स्पेलिंग काफी लोगों ने गलत लिखी हुई है, बहुत सारे वर्ड्स की स्पेलिंग गलत है। तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा भाई, स्पेलिंग्स पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है? तो स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी बिल्कुल नहीं चलेंगे। ग्रामर एटलीस्ट आप क्या कहना चाहते हो ये ग्रामर से ही पता चलता है। ग्रामर हेल्प करता है वो सेंटेंस का मतलब निकालने में। तो अगर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं तो आप क्या कहना चाहते हो वो भी बदल जाता है। आप क्या कहना चाहते हो वो तो जो आपने लिखा है उसी से समझेंगे ना भाई। हम थोड़ी आपको जानते हैं कि आपको क्या आता है, जो लिखा है उसी से ही जजमेंट लिया जाता है। तो अगर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, यू कैन नॉट ब्लेम द चेकर कि उसने गलत इंटरप्रीट किया है, मैं तो ये कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं होता। आप अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो जो कि बिल्कुल भी मतलब वैलिड नहीं है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एक्सेप्टेबल नहीं है। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, वर्ड्स थोड़े से भले आप अपने यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। मैं लैंग्वेज की बात ही नहीं कर रहा हूं। एटलीस्ट जो भी आप लिख रहे हो इट शुड मेक सेंस, इट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट और उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, ठीक है? चलो, जो कि बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है। हाँ, फिर है कि एटलीस्ट 90 मार्क्स का पेपर आप सॉल्व करो। मैक्सिमम बच्चे जो मैंने देखा अंडर 35 थे, उन्होंने पेपर ही 75 से लेके 80 का सॉल्व किया हुआ है। 75 से लेके 80 का सॉल्व किया है और उनको 30 से लेके 32 35 का मिला है। मतलब वो 50% का रेशो होता है। तो आप 80 में से 50 60 65 कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? अनलेस आप महान इंसान हो, सारी चीजें एक्यूरेटली लिख के आ गए हो, तो अलग बात है, कर भी सकते हो। मैं एक एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूं। तो आपको एटलीस्ट 90 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है। अब आप 90 मार्क्स का पेपर कब सॉल्व कर पाओगे? जब आपका कवरेज उतना है। कवरेज से ही डिसाइड होता है कि आप कितना पेपर छोड़ा पाओगे। अगर आपने जगह जगह बहुत सारे कंसेप्ट छोड़ दिए हैं, जगह जगह बहुत सारे एकाध एकाध चैप्टर छोड़ दिया है, तो आप कैसे 90 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर पाओगे? तो कवरेज से ही डिसाइड होता है कि आप कितना पेपर छोड़ा पाते हो। तो प्लीज आपका कवरेज बढ़ाते जाओ, स्टडी मटेरियल को मैक्सिमम आप कवर करो, सप्लीमेंट पूरा कवर करके जाओ। तो मुझे लगता है अगर आपने इंस्टीट्यूट का मटेरियल एटलीस्ट पूरा कवर कर लिया है तो 90 मार्क्स का पेपर तो उसी में से बनता है। एक आध दो आउट ऑफ बॉक्स आते हैं, मैं कह रहा हूं, जो कि इंस्टीट्यूट की ही गलती है, मटेरियल के बाहर कुछ भी आना नहीं चाहिए। बट मैं कह रहा हूं कि चलो एक आध क्वेश्चन आता होगा 5 मार्क का, चलो मैं बोल रहा हूं वो साइड रख दो, और एक आध आपके कवरेज की वजह से आपको नहीं आएगा। स्टिल मैं कह रहा हूं 90 मार्क्स का आप लिख सकते हो। अच्छे से लिखना है। कुछ भी काफी लोग लिख के आ जाते हैं, हाँ सर मैंने तो पूरा पेपर सॉल्व किया था। अरे पर क्या लिख के आए हो वो मैं पढ़ के बताऊं यहाँ पे? कुछ भी लिखने वाले को काउंट नहीं कर रहा हूं मैं। अच्छे से जो कंसेप्चुअली आप लिख के आते हो ना, वो वाला पेपर 95 का और 90 का या 85 का एटलीस्ट आपको लिख के आना है। तो आप 50 प्लस आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो पेपर ही काफी लोगों ने कम सॉल्व किया है, क्योंकि बहुत एक्सेप्शनल क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। जैसे काफी बच्चों ने ये डिसइन्वेस्टमेंट नहीं पढ़ा है, डाइवेस्टमेंट काफी लोगों ने छोड़ा हुआ है, तो उस पर देखो क्वेश्चन आ गया। और बताता हूं, देखो क्या क्या मेरे हिसाब से एक एवरेज बच्चे को क्या टफ लगा होगा, मैं बता रहा हूं, ठीक है? एवरेज बच्चे के हिसाब से। फिर ये भी टेक्निकल पॉइंट था, सब मैं पढ़ाने वाला हूं आपको। अलग से वीडियो आएगा, पूरा जून का पेपर मैं पढ़ाने वाला हूं, प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब मैं पढ़ाऊंगा। तो ये भी थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, तो काफी बच्चों का रॉन्ग गया है। फिर ये भी काफी बच्चों का रॉन्ग गया है। सरप्राइजिंगली स्कोर्स वाला क्वेश्चन भी काफी बच्चे रॉन्ग लिख के आए हैं, सरप्राइजिंगली, ठीक है? ये भी काफी बच्चों का रॉन्ग है, ठीक है? ये वाला जो पूरा क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही गलत बच्चों ने आंसर किया हुआ है, ठीक है? फिर ये भी मॉड्यूल से ही है, मैंने भी पढ़ाया हुआ है मेरे क्लासेस में, तो ये इजी है। फिर भी ये भी काफी इजी था, कुछ लोगों ने गलत किया है बस। ये भी इजी है, मतलब ये वाला देखो सर्कुलर या कुछ, तो आई थिंक अमेंडमेंट का था जो ये क्वेश्चन आया है। एक सेकंड में बता देता हूं।
ये भी ओके क्वेश्चन था, ये सबसे मलाई क्वेश्चन था। ये वाला जो मैं कह रहा हूँ देखो, एक्सेस पर्सन्स का एक जो कंसेप्ट आया था, तो ये काफ़ी बच्चों ने मतलब नहीं किया है प्रॉपर आंसर। कुछ कुछ ने बहुत अच्छे से करके ऑलमोस्ट आई थिंक सरप्राइजिंगली 5 में से 4 भी लिए हैं काफ़ी लोगों ने, एक्यूरेट लिखा है उन्होंने, बरोबर 5 में से 4 उनको मिले हुए हैं। ये जो मैं कह रहा था एक सर्कुलर बेस क्वेश्चन था ये वाला एक्सेस पर्सन का, तो ये जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने, एक दो बच्चों ने लिखा है, बाकी मैक्सिमम बच्चों ने कुछ भी लिखा है, तो 0 मार्क्स मिले। ठीक है, ये भी इजी था, ओके था। ये वाला सॉरी 8 मार्क का जो क्वेश्चन था ये आई थिंक सर्कुलर ड्रिवन था। Information to be reviewed by audit committee for approval and information to be provided in related party transaction in case of listed entity as per LODR। तो ये थोड़ा सा टफ था मेरे हिसाब से, और यहाँ पे ही बात बिगड़ी है। मैक्सिमम बच्चों को 0, 1, 2 उससे ऊपर नहीं मिला है। बायबैक भी इजी था मेरे हिसाब से, तो 4-5 मार्क तो आराम से स्कोर किए जा सकते थे, और काफ़ी बच्चों ने किए भी हैं। तो ये सबके वजह से क्या हुआ है ना, काफ़ी मतलब पूरा पेपर लोग सॉल्व नहीं कर पाए हैं। ठीक है, पार्ट बी एक्चुअली काफ़ी इजी था। इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन में बच्चों ने गलती की है, विच इज़ वेरी सैड। एक चेंज वाला जो एक परसेंटेज निकालते हैं, मतलब बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। मतलब इन्फ्लेशन छोड़ो, मैं 2 ईयर्स के प्रॉफिट का चेंज का परसेंटेज निकालूं अगर, वो सेम लॉजिक है भाई। अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट 10,000 से बढ़ के 15,000 हो गया, बताओ कितना परसेंटेज बढ़ा। वो चेंज का परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन था। काफ़ी बच्चों ने गलत सॉल्व किया है, मतलब बहुत ही, मतलब मुझे बहुत मतलब लग रहा था बच्चे का इतना बेसिक कैसे क्लियर नहीं हो सकता है। ठीक है, कि भाई 12 से 16 हो गया, आपको पर ईयर भी नहीं बोला है, सिर्फ इन्फ्लेशन रेट निकालने को बोला है। सोचो कि भाई 12 से 16 हो गया, तो 16 माइनस 12 अपॉन 12 आएगा ना, पहले क्या था उसके बेस पे चेंज का परसेंटेज निकलेगा ना भाई। काफी बच्चों ने सिर्फ 4 रुपीज लिखा है। अरे भाई इन्फ्लेशन रेट लिखा है, बोले तो परसेंटेज, तो सिर्फ 4 रुपीज भी नहीं चलेगा, उनको भी 0 ही मिला है। फिर काफी बच्चों ने 16 माइनस 12 कर तो लिया है, लेकिन डिवाइडेड बाय 100 किया है। अरे भाई चेंज को 100 के बेस पे कैसे निकालोगे? चेंज तो अर्लियर ईयर जो था 12 रुपीज जो था उसके बेस पे निकलेगा ना चेंज। तो ये कंसेप्चुअल एरर देख के मुझे तो बहुत बुरा लगा ऑनेस्टली, क्योंकि इसी ग्रुप में सीएमए सब्जेक्ट भी है आपका। ये चीजें सीएमए एफएम में तो बहुत जगह निकालते हो आप चेंज, तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था। मैक्सिमम बच्चों ने ये अच्छे से सॉल्व किया हुआ है, कुछ ही बच्चों ने नहीं किया है। ठीक है, तो उनसे रिक्वेस्ट है भाई कंसेप्ट क्लियर कर लो, काफी आसान है। खैर मैं सब पढ़ा भी दूंगा, और मैंने पास पेपर भी सारे पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो ये सब था। देखो ये सब इजी है, सब इजी है, कुछ भी टफ नहीं है। सिर्फ इन्फ्लेशन का चलो मैं कहूंगा हल्का सा चलो टफ है, बाकी सब देखोगे ना पार्ट बी कभी भी टफ नहीं आता, पार्ट बी स्कोरिंग है। क्लियर है? तो पेपर आपको ज्यादा सॉल्व करना है। फिर एक है कि यार इजी क्वेश्चंस मतलब क्या है, फुल टॉस। फुल टॉस पे हमेशा छक्का ही मारा जाता है, फुल टॉस पे आउट नहीं होते, या फुल टॉस पे कोई सिंगल नहीं निकालता है, उसको गालियां पड़ती हैं, समझ रहे हो? फुल टॉस पे छक्का मारना है। जैसे मैंने बताया था कि कुछ फुल टॉसें आई थी, जैसे मैंने आपको बताया पार्ट बी तो पूरा ही फुल टॉस लगता है मुझे, पार्ट बी में इसलिए आप बहुत अच्छी स्कोरिंग ला सकते हो। इवन इन पार्ट ए में कहूंगा, पार्ट ए में जैसे मैंने बताया आपको एक डीमैट का क्वेश्चन था। डीमैट का क्वेश्चन यार बहुत इजी है, प्रोसेस ऑफ डीमेटलाइजेशन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपने वो डिपॉजिटरी चैप्टर पढ़ा है तो उसका तो एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, तो उसमें भी काफी बच्चों ने नहीं किया है ये वाला। कुछ बच्चों ने एग्जैक्टली 5 आउट ऑफ 5 लिए हैं, हाई फाइव, 5 आउट ऑफ 5 लिए लोगों ने, बट मैक्सिमम बच्चों ने 2-3 ही लिए। अगर आपको इतने मलाई क्वेश्चन में भी 2 या 3 ही लेने हैं, तो आप 40 कैसे क्रॉस करोगे भाई? सोच के देखो आप, क्या बेस पे आप 50-60 सोच रहे हो, जब आप हर क्वेश्चन में 5 में से 2 ही ले रहे हो। 5 में से 2 40% होता है भाई, तो 100 में से भी 40 ही मिलेंगे ना। तो ये एक फुल टॉस था, इस पे सीधे 5 में से 5 लेने चाहिए थे। फिर और भी मैं बताता हूं, देखो कुछ कुछ बहुत ईजी क्वेश्चंस थे। ये वाला जो मैंने बताया था स्वेट इक्विटी ईसॉप का क्वेश्चन था, बहुत इजी था, कंसेप्चुअल था, और इसमें से भी काफी बच्चों ने 4 में से 4 लिए हुए, बट काफी ने नहीं भी लिए। ठीक है, तो ये है। तो मेरे ख्याल से कुछ कुछ थे
5 में से 5 वाले 3-4 क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। जैसे 3-4 क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स होते हैं, वैसे ही 3-4 आपको बिल्कुल इजी भी आते हैं। तो अगर आपको आउट ऑफ बॉक्स में 0 मिल रहा है या 1 मिल रहा है, तो वो जो गैप अराइज होती है वो इन फुल टॉस वाले क्वेश्चन से ही पूरी की जाती है। तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। सोचो 4 में आपको 0 है, लेकिन 4 में आपको 5 में से 5 है, तो एवरेज मेंटेन हो जाती है। तो वो आपको कोशिश करनी है, ठीक है। तो फुल टॉस क्वेश्चंस पे आप ये करो, मल्टीपल रिविजन्स करो। हर चैप्टर में जो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक इजी क्वेश्चन है, अगर वो आ गया तो भाई आप एटलीस्ट उसमें तो एक्यूरेट लिख सकते हो ना। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। फिर है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको काम करना पड़ेगा। काफ़ी बच्चों का एनएवी का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं था, काफ़ी बच्चों का सही था पर गलत दिया गया है, वो तो मैंने आपको बता दिया है। मेरे पास बहुत सारी कॉपीज़ हैं जिन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा सही लिखा है। 5 में से 4 मिनिमम उनको मिलने चाहिए, पर उनको 0 दिया गया है या 1 मार्क गलती से दे दिया गया है। तो वो तो चलो उसको तो बहुत डिबेटेबल डिस्प्यूटेबल टॉपिक है, उस पर मैं भी बात नहीं करूँगा, वीडियो ख़राब हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल्स पे लेकिन मैंने देखा है यार काफ़ी बच्चों की वीकनेस है। एनएवी का कंसेप्ट काफ़ी लोगों ने फॉर्मूला ही गलत लिखा है, और फॉर्मूला तो सही लिखा है काफ़ी लोगों ने, इतनी वाहियात मैथमेटिकल मिस्टेक की है कि मुझे बताने में भी वो लग रहा है। उन्होंने क्या किया है, 1-0 अपना 1.75, अरे वहां 1.75% लिखा था, मतलब अंधे को भी परसेंट दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ उन्होंने लिया 1.75 माइनस 0.75, कुछ ने तो माइनस भी नहीं दिया, 0.75। इस लेवल पे आप क्या मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो? आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के लायक हो? सोच के देखो, ये मिस्टेक्स देख के ना लगता है कि शायद इंस्टीट्यूट सही तो नहीं है। तो ये ऐसी चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है भाई। लोगों ने 1 + 2.25 3.25 करके सॉल्व किया है। अबे वो 2.25% था। लोगों को परसेंट तक की चीज, इतनी बेसिक चीज, वो मतलब मैथमेटिकल इतना वीकनेस बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं। तो ऐसी मिस्टेक्स अगर करोगे तो यार मैं क्या कहूं आपसे, क्या ही कहूं मैं आपसे, ठीक है। प्लीज वर्क ऑन दैट, प्लीज मैं कह रहा हूं, भगवान के लिए ऐसी मिस्टेक्स आप मत करो, एग्जीक्यूटिव लेवल पे बहुत अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो ये सारी बातें थी गाइस, और आई होप आपने काफ़ी बातें नोट कर ली होंगी, ठीक है। मैं जून का पेपर पूरा पढ़ाऊंगा, पूरा मतलब केस स्टडीज़, न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जो मैं टिपिकली न्यूमेरिकल्स एंड केस स्टडीज़ पूरा कवर करवाता हूँ, वो सारे मैं कवर करवाऊंगा आपको। कैसे क्या पूछा गया था, क्या आंसर करना था, तो सब मैं आपको बताऊंगा। और क्या क्या बच्चों ने उनमें गलतियां की है वो भी मैं आपको वो पढ़ाते वक्त अलग से अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपने टिप्स को बहुत अच्छे से नोट कर लिया होगा, एंड आई होप अब आगे से आप ये सारी मिस्टेक्स नहीं करोगे, ठीक है। यही पर्पस है इस वीडियो का, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माय चैनल, डू शेयर दिस वीडियो। सारे सेल्फ स्टडी बच्चों को ये वीडियो भेजो ताकि उनको पता चले कि उनसे क्या क्या गलतियां हो रही हैं, और उनको ये सारी गलतियां दिसंबर 23 एग्जाम्स में नहीं करनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।